नमस्कार दोस्तों। द टीचर शो के एपिसोड नंबर 47 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी ऊर्जावान शिक्षिका साथी के साथ इस शो में हैं जिनका काम खुद बोलता है। आज हमारे साथ हैं काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से श्वेता डाबर जी। श्वेता डाबर जी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। और खासकर उनका जो काम है वो बच्चों के साथ खेल खेल में सीखना, उनके जो वेस्ट चीजें हैं उनसे उनके पढ़ाई लिखाई के संबंध में सामग्री बना करके उनको सिखाना। और बहुत सारी एक्टिविटी जो आईसीटी के थ्रू करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी जो पपेट्स के थ्रू करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी जो क्राफ्ट्स के थ्रू करती हैं। तो हम आज उनके क्राफ्ट देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्राफ्ट कैसे उन्होंने बनाए हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ग्लव पपेट का एक एक डेमो वो हमें दें, और हमारे दर्शक जो अब तक पपेट्री को कम जानते हैं वो सीख पाए कि ग्लव पपेट कैसे बना सकते हैं और कैसे उसका स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्वेता डाबर जी को। श्वेता डाबर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे। कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को साफ करेंगे बापू हम। गाँव गली अपनी भी चमचम चमकेगी, ये सब अपने आप करेंगे बापू हम। कहना है लोगों ने कुछ तो कहना है, काश ना सब माफ करेंगे बापू हम। योग करेंगे, योग करेंगे, योग भरेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, योग भरेंगे, योग करेंगे, योग भरेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे रोज सुबह। योग। अरे सुनती हो? कहाँ हो? यही तो हूँ। वैसे ही मैं पूरे दिन काम कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्या हो गया? आज फिर बेटे ने कुछ कर दिया क्या? हाँ, आज फिर उसके स्कूल से शिकायत आई है कि उसने कुछ बच्चों की पेंसिल चुरा ली। पता नहीं, मेरे बेटे को सब चीजें मैं लाके देती हूँ, फिर भी वो इस तरह से क्यों कर रहा है? मैं खुद बहुत चिंतित हूँ। आज मुझे खुद बहुत सारी शिकायतें स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने करी। मेरा तो सर झुक गया शर्म के मारे कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा है। क्या करें? मैं तो खुद परेशान हूँ। सोचो ना, कुछ मारने से भी नहीं सुधरता। आज भी मैंने उसे मारा। अरे मारो मत। एक काम करता हूँ, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी को तो बहुत कुछ ज्ञान है, शायद वो ही मुझे कुछ राह दिखा पाए। ठीक है, मैं फिर घर जाती हूँ और घर जाके खाना बनाती हूँ। आप जल्दी से गुरुजी से पता करो, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, वो इन बुरी आदतों को जल्दी से जल्दी निकाल फेंके। ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो तुम घर में जाओ। गुरुजी प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक। आप सुनाओ बेटा, कितने दिनों बाद मेरे पास आना हुआ? क्या हो गया? गुरुजी, मेरा बेटा जो है वो आजकल कुछ गलत संगत में पड़ गया है। चोरी करने लगा है, झूठ बोलने लगा है। अच्छा, ऐसा कुछ है? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। संगत का असर पड़ ही जाता है इस उम्र में। तुम उसे मुझे बोलो कि मुझसे आके मिले। जी, मैं जरूर बोलूंगा। इस समय तो उसकी माँ और मैं बहुत दुखी हैं कि किसी तरह से वो खुद अपने अंदर से इन बुरी आदतों को निकाल फेंके। कुछ मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, उसे एक बार मेरे पास भेजो।
मैं जरूर कोशिश करके उसके अंदर से ये सब आदतें निकालने के लिए उसको प्रेरित जरूर करूंगा। तुम मेरे एक बार बात भेजो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। अरे सुनती हो, कहाँ हो? क्या हो गया? गुरुजी ने बोला है कि उसको जल्दी से जल्दी मेरे पास भेजो, कल शाम उसको भेज देना और मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, आप जाओ। बेटा शाम हो गई, जाओ गुरुजी के पास जाओ। मैं नहीं जा रहा, मैं तो अपना पहले खेलूंगा। अरे सुनते नहीं हो, पापा से शिकायत करूंगी। ओफो, जा रहा हूँ। ला 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 ला। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। कैसे हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ, मजा लेता हूँ जिंदगी की। अरे बेटा, मेरे को तुमसे कुछ काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मेरे से कुछ काम था? मैं क्या काम करूंगा आपका? बेटा मैं जरा आसन में बैठा हूँ और मैं उठ नहीं सकता। क्या तुम मेरे लिए ये जो एक छोटा सा पौधा अभी उगा ही है, जिसमें कुछ ही पत्तियां उगी हैं, क्या तुम मुझे तोड़ के ला सकते हो? पत्तियां लानी है, फूल लाना है, क्या लाना है? अरे बेटा वो छोटा सा जो पौधा उगा है वो उखाड़ के लाना है। अच्छा, वो तो मैं मिनट में कर देता हूँ, मिनट में लो अभी करके आता हूँ। अरे ये वाला? हाँ यही वाला। लो, इसमें क्या था, लो रख लो अपने पास। इतना सा पौधा तो मैंने यूं ही उखाड़ दिया। बेटा एक काम कर, वो जो थोड़ा बड़ा पौधा है ना, उसे भी तोड़ के ले आ। पत्ता लाऊं क्या लाऊं? अरे बेटा वो पौधा जो थोड़ा बड़ा हो गया है उसे तोड़ के ले आ। अच्छा भी, ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। ये लो, ये भी रख लो। बस अब जाऊं घर, मुझे खेलना भी है। नहीं बेटा, अभी कहाँ मेरा काम पूरा हुआ। वो तो जो पीछे झाड़ी देख रहा है, कितनी झाड़ी लगी हुई है, उस झाड़ी को भी फेंक, निकाल के लिया। उससे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। झाड़ी भी निकालूं? निकालता हूँ। अरे बाप रे, ये तो निकल ही नहीं रही है। अरे बाप रे, लो कर दिया, अब जाऊं, थक गया मैं। बेटा मेरे घर के आंगन में एक पेड़ लगाया था मैंने, आज उस पेड़ की मुझे बड़ी जरूरत है। जरा जाके वो पेड़ तो उखाड़ ला। पेड़ उखाड़ ला? क्या क्या उखड़वाओगे गुरुजी, बता दो मुझे एक बारी। बेटा बस पेड़ उखाड़ ला, उसके बाद कुछ नहीं मंगाऊंगा, बस पेड़ उखाड़ ला बेटा। जा रहा हूँ। ला 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 ला। ट्रिंग ट्रुंग 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 ट्रुंग। मैं तो मरी गया। चलो, क्या बात है गुरुजी, किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? मुझसे ना उखड़ा वो पेड़। देखा बेटा, यही बात समझाना चाह रहा था। जो बुरी आदतें होती हैं वो इन छोटे छोटे पौधे की तरह होती है, जिन्हें आप फलने फूलने से पहले ही तोड़ दो तो अच्छा है। अगर तुमने उन बुरी आदतों को अभी नहीं छोड़ा तो वो उस पेड़ जैसी मजबूत हो जाएंगी, उसकी जड़ें तुम्हारे अंदर इतनी फैल जाएंगी कि जब तुम उन आदतों को छोड़ना चाहोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। आया समझ? जी गुरुजी, समझ गया। यानी मुझे उन सभी आदतों को अभी से ही छोड़ना होगा, वरना जिंदगी भर मैं उन आदतों का गुलाम हो जाऊंगा। मैं समझ गया गुरुजी, जो आप मुझे समझाना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपने माता पिता का कहना मानूंगा और कभी भी ऐसे गलत व्यवहार और गलत संगत से मिलना छोड़ दूंगा। मैं अब
सुधर जाऊंगा गुरुजी। आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ला 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 ला। तो आप सबने देखा होगा कि किस तरह से हमने एक कहानी के माध्यम से बच्चों को एक मॉरल शिक्षा, एक नैतिक कहानी जो हम सुनाई, और उसका असर उस पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से कोई कहानी बच्चों पर उसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ पाता है जो हम डालना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी आप बहुत शानदार श्वेता जी, आपने शुरुआत ही इतनी बढ़िया की है, इसके बाद कहने को कुछ ज्यादा बचता नहीं है। हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं दर्शकों की ओर से भी। यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये एक्चुअली पूरा जो क्रेडिट जाता है वो भट्ट सर को ही जाता है और ज्योति गांधी मैम को जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे सीसीआरटी कार्यशाला में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया और मेरे को मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं या कुछ नया नया आइडिया, बहुत चीजें मेरे को अंदर से सुलझने लगी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो बच्चों के लिए, पढ़ाते तो सभी हैं लेकिन कुछ ऐसा पढ़ाना कि वो उसके मन मस्तिष्क में ऐसा बैठ जाए कि उसे पढ़ाई भी ना लगे, तो वो उसका असर होता है। मैडम, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हजारों शिक्षक हर बार जाते हैं, लेकिन आप जैसे बिरले ही होते हैं कि जो उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं लौट के। लेकिन भट्ट जी और ज्योति गांधी मैम के लिए भी तालियां। सर बाकी उनके लिए बहुत बहुत तालियां मैं बजाना चाहूंगी। और मैं आपको अभी साथ में अभी कुछ चीजें हैं जो चाहती हूँ कि आप लोग करें। जैसे ये कुछ बच्चों को वाद्य यंत्र के बारे में, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक जो है उसके पास चीजें काफी कम होती हैं और वो बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं उनको हर चीज का कुछ भी अगर मौलिक रूप से ज्ञान देना हो तो काफी बार हम समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे बताएं कि तबला क्या होता है या हारमोनियम क्या होता है, क्योंकि कई बार स्कूल के संसाधनों में ऐसी हमारे पास नहीं हो पाते कि तो शुरू में मैं अपने विद्यालय में आई थी, मैंने उनको जब एक की बात हो रही थी, उन्हें कविता में ढोलक आया था शब्द, तो ढोलक तो वो जान रहे थे लेकिन ढोलक अक्सर गाँव में बजती है तो जानते हैं, लेकिन हारमोनियम तबला, तब मैंने ये कप जो होते हैं उसके थ्रू ये ढोलक और ढोल तबला हारमोनियम बनाया था सबसे, जिससे कि हारमोनियम ऐसे इसको हिलाने से बचता है और ये बजते हैं, तो सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। गुड, बहुत सुंदर। तो संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर परिवार के बारे में समझाते हुए कि किस तरह से किस परिवार की कितनी महत्ता हमारे जीवन में है, तो उसके लिए मैंने जो वेस्ट कप थे उनसे बहुत ही सरलता से बन जाता है, जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ एक कप लेके उसके अंदर 2 मैंने स्ट्रिंग्स लगा दिए और ये आप देख सकते हैं थर्माकोल लगा के आगे एक फेस की कटिंग करके लगा दिए, तो ये एक दादी जो है वो बन गई है और ये ऊपर पूरा परिवार है हमारा। दादी जी हैं, दादाजी हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, मम्मी पापा और उनके बच्चे। इसी तरह से सर यहाँ नीचे हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फैमिली है, जो आप ज्यादा देख पा रहे हैं कि हर परिवार आजकल न्यूक्लियर होता जा रहा है, सब लोग बस मम्मी पापा और 2 बच्चे ही देखे जाते हैं, आजकल थोड़ा चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो महत्व है वो समझाने के लिए संयुक्त परिवार का, ये मैंने संयुक्त परिवार का छोटा सा उनको ध्यान देने के लिए समझाया था। तो सर इसी में जो इकट्ठी होती गई जुड़ती गई, तो एक चीज जो मैं सबसे साझा जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर हम कभी भी कोई पाठ
मतलब पूछें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी वो बड़े अच्छे से बता पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कभी दादा दादी लोग बोलते हैं कि भाई तो उसलिए मैंने फिर एक कैलेंडर का निर्माण किया था। तो मैं चाहती हूँ कि ये कैलेंडर जो है, मेरे जितने लोग इस समय देख रहे हैं वो लोग जरूर इसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हम सब लोग को, यहाँ पे कि मैं खुद भी अपने आप को ऐसा समझ रही हूँ कि मेरे को भी नहीं याद रह रहा है बिल्कुल भी कि कब कौन सा महीना कौन सा जाता था। कभी हम सुनते थे तो बस वो वाली चीजें जो है खत्म होती जा रही है हमारी, कहीं ना कहीं हम हिंदी कैलेंडर जो है भूलते जा रहे हैं। तो हिंदी कैलेंडर के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने बनाया था कि आप इस तरह से, जनवरी होता है तो जनवरी में पौष और माघ ये इस तरह से आधे आधे बटे होते हैं। बहुत बढ़िया। हम ये सोचते हैं कि जनवरी चल रहा है तो जनवरी खत्म हो गया, लेकिन क्या होता है इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो आधे आधे आपस में, आधा पौष जो है वो दिसंबर में और आधा जनवरी में रहता है। इसी तरह से जनवरी और फरवरी में करेंगे तो माघ जो है वो दोनों में रहता है, जनवरी में भी फरवरी में भी। इससे रिलेटेड मैंने उन्हें कुछ त्योहारों के बारे में भी बेसिकली बताया कि जैसे मार्च है तो हम कहते हैं मार्च में होली आती है, तो कई बार मार्च में नहीं आती होली, लेट भी हो जाती है, जल्दी भी आ जाती है, लेकिन वो आती है हमेशा किसमें, हिंदी कैलेंडर में फागुन में आती है। इस तरह से उनको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाते हुए और वापस अपनी जो हिंदी कैलेंडर है उसके बारे में समझाने के लिए इस तरह से मैंने प्रयास किया था कि कम से कम ये सभी लोग अपने विद्यालयों में जरूर बनाएं और अपने यहाँ की जो चीज हो रही है, क्योंकि हम पूरी तरह से इंग्लिश कैलेंडर पर ही होते चले जा रहे हैं और हिंदी कैलेंडर के बारे में हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो वो इस चीज को फिर कैसे नहीं हो, धीरे धीरे हम जो एक के हिसाब से हमारी सारी तिथियां चलती हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। देखिए, सरकारी स्कूलों में संसाधनों की इतनी कमी है और वहाँ कोई टीचर डेडिकेटेडली काम करे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ अपने एफर्ट डाल रहे हैं और संसाधन हो साथ में तो बहुत आसान है बताना, कंप्यूटर में ले गए बता दिया। लेकिन यहाँ संसाधन नहीं है, संसाधन न होने के बावजूद यदि आप ऐसा काम कर पाती है तो बहुत सुंदर बात, भाई की पात्र है। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं, और मैं कुछ चीजें हैं जो शेयर भी करना चाहती थी, तो अगर आप आज्ञा दे तो मैं कर अगर हमारे होस्ट, बिल्कुल अगर हमारे होस्ट जी अगर हमारे होस्ट लाइव हों, श्वेता जी हमारे होस्ट शायद दिखाई आ गए क्या? एक मिनट, हमारे होस्ट थोड़ा आप इनका परिचय एक बार दे देते, फॉर्मल परिचय दे देते, और जब आप परिचय दे तो बहुत सारे दर्शकों की वो रहती है कि आप स्कूल का नाम भी बता दें कि कौन से विद्यालय में है, कहाँ पर है। जी जी श्वेता मैम, चाहेंगे आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। सर मैं श्वेता डावर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमरखेड़ा नवीन, ब्लॉक काशीपुर और जिला उधम सिंह नगर में हूँ, उत्तराखंड से। तो मैं सबसे पहले एक्चुअली भट्ट सर का आभार व्यक्त करना चाहती थी दिल से, जिन्होंने मुझे इस सुपर डुपर हिट प्रोग्राम में स्थान दिया। और क्योंकि ना भट्ट सर जैसे, मतलब हम सब जैसे बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, और सही बताऊं तो उन्हीं के सानिध्य में मैंने पहली अपनी जो कार्यशाला थी CCRT की, वो मैंने उनसे वहाँ मास्क बनाना सीखा था, जो मैं अभी तक भूल नहीं पाई। उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वो 3 दिन की कार्यशाला ऐसी लगी जैसे बहुत कम था दिन, मतलब हमारे पास बहुत कुछ था करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन हम बहुत कम सीख पाए। कि ऐसा लगा था कि कार्यशाला चलती रहनी चाहिए। और इसी तरह से जब मैंने एक CCRT की एक और कार्यशाला जो है उसमें प्रतिभाग किया, जिसके लिए ज्योति मैम की मैं हमेशा आभारी रहूंगी, क्योंकि ज्योति गांधी मैम ने उस टाइम जब हम लोग CCRT कार्यशाला गुवाहाटी में जा रहे थे, तो उस टाइम कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि हमारे बहुत मुश्किल से हम उसमें प्रतिभाग कर पाए थे। और वो टाइम मेरे लिए बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज था कि मैं वहां पर, हम लोग जितने दिन रहे, एक तो बिल्कुल नया, और सभी लोग साथ में, और काफी लोग ऐसे थे जिनको हम जान भी नहीं रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज
की और स्टेट से लोग थे तो सबकी भाषाएं अलग थी। सुबह नाश्ते में मिलना तो सब अलग अलग तरीके से बात करते थे, किसी को कुछ पसंद था, किसी को कुछ पसंद था। कई बार ऐसा होता था इडली बनती थी तो बाकी लोग का मुंह बन जाता था कि अरे भाई आज इडली बनी है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे रहते रहते ना सबको इतना एक दूसरे का खाना, एक दूसरे के साथ बोलना इतना अच्छा लगने लगा कि हम लोग बहुत अच्छे श्वेता जी फ्रेंड्स हो गए। यहाँ तक कि श्वेता जी अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वो हिल बहुत रहा है और आप आधी दिख रही हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ओके एडजस्ट सर। स्थिर कर लीजिए। और आप छत ज्यादा दिखाई दे रही है और वो बहुत मूवमेंट कर रहा है ओके, कैमरा ओके, आपका। ठीक है सर, मैं 1 मिनट एडजस्ट कर लेती हूँ कैमरा ना। अब जी जी, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट। भट्ट जी, जब तक ये श्वेता जी कैमरा एडजस्ट करें तब तक आप इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी, मैं जानकारी मैंने फेसबुक में आपका पूरा बायोडाटा डाला भी था, और मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्वेता डाबर मैम काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के उन चुनिंदा शिक्षकों में आती हैं जो लगातार जब से इस विभाग में आई हैं नवाचार कर रही हैं शिक्षा में। और जो नई नई विधाएं हैं उनको केवल सीख ही नहीं रही, उनको सीखने के बाद विद्यालय में लागू भी कर रही हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, और उसका संज्ञान भी लगातार लिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों से ही वो लगातार आईसीटी के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम कर रही हैं। एनिमेशन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि हमारा शो सिर्फ 1 घंटे का है तो इसलिए हम सारी बातचीत उनसे करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन वो खुद बताएंगी कि क्या क्या किन किन गतिविधियों में वो भाग ले पाई हैं। हालांकि वो बहुत संकोची स्वभाव की हैं, खुद से अपनी तारीफ करना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि किन किन विधाओं में, किन किन क्षेत्रों में वो कार्य कर रही हैं, जिससे कि और लोग भी जो सीखना चाहें तो उनसे प्रेरणा ले सकें। तो डाबर मैम, आपका कैमरा शायद थोड़ा आगे आइए आप। सर, थोड़ा सा सर अब ठीक आगे है? आइए आपके। नहीं नहीं, अभी भी ठीक है, आगे आइए। अभी ठीक है सर? हाँ, नहीं थोड़ा नहीं नहीं नजदीक आइए, चलिए। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ नहीं, अभी आप आधी दिख रही हैं। आप आगे दिख रहे हैं, थोड़ा अब ऊपर ठीक है? करिए फोन को, और करिए, और करिए, आए बालक और को सर बोलिए, करिए। अभी बालक ठीक है? करेगा। नहीं नहीं, जैसे हम लोग दिख रहे हैं वैसे दिखिए। हाँ, अब ठीक है। हाँ, एब्सोल्युटली, ये ये ठीक बस है, अब ठीक। नाउ इट इज क्या हो बेटर। गया सर? हाँ, अब ठीक है ठीक है, सर, अब ठीक थैंक है। यू। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मुझे यहाँ से जो है क्लियर वो मेरे को दिख रहा था, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था कि आप लोग को कैसा विजन आ रहा होगा। जैसा जी जी, आपको दिख अब रहा है ठीक है, वैसे तो हमें भी ठीक दिख है। रहा है, सुनिए। जैसा अच्छा, आपको दिख रहा है वही हमें भी दिख रहा है, अलग नहीं दिख रहा है कुछ भी। जी, ओके तो सर। अब बताइए आप अपने सर बारे में। पहली बार ही तो सर मैं एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरा जो मन था वो हमेशा ये रहता था कि करी मेरे को रंगों से और कलर से बहुत ज्यादा प्यार था। मेरा बहुत मन करता था कि मैं पेंटिंग और ड्राइंग वगैरह कुछ करूं, लेकिन घर में ये रहता था कि ड्राइंग और पेंटिंग जो खाली खाली लोगों का काम है, मतलब खाली रहोगे तो ये करना, खाली में भी करना नहीं है ये काम। लेकिन जब मैंने गुवाहाटी जब मेरे को जाने का अवसर मिला तो वहां पर मैंने एक चीज ये देखी कि वहां पर मेरे पास बहुत सारा, मतलब बहुत सारा टाइम था इन्हीं सब चीजों के साथ खेलने का। ऐसा लगा जैसे मेरे बचपन के दिन या मेरे बचपन की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही है। मैं अपने साथियों को जरूर इस टाइम याद करना चाहूंगी कि मंजू मैम, जसविंदर मैम और जो हमारी ज्योति गांधी मैम है, तो हम लोगों ने वहां पर बहुत कुछ सीखा। पपेट बनाना सीखा, यहाँ तक कि क्ले वर्क का बड़ा शौक है तो क्ले वर्क से हमने बहुत चीजें बनानी वहां सीखी। तो मैं सच में सच बताऊं तो मैं सभी की बहुत आभारी हूँ कि मेरे को कभी ये पता नहीं था कि ऐसा भी हम लोग एक शिक्षक होने के बाद भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि हम दोबारा से अपनी उन इच्छाओं को अपने साथ पूरा करते करते अपने बच्चों तक भी ले जा सकते हैं। वहां से आने के बाद मैंने बच्चों के साथ क्ले पर बहुत काम किया और मेरे को पहले नहीं लगता था कि मेरे बच्चे कुछ बना पाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने उनको कुछ चीजें बनानी सिखाई, जैसे मछली, जो वहां से सीख कर आए थे। तो मैं हैरान तब हो गई जब मेरे बच्चे जो है वो खुद भी इतना अच्छा बनाने लगे कि जो चीजें मैंने सोची भी नहीं थी वो चीजें बना बना के मेरे सामने लाने लगी। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि तुमने ये सब चीजें कब सीखी? तो बोले जब मैम आप बना रही थी तो हम बनाते बनाते आपको देखते थे कि आप जब मोड़ती हो तो आप कैसे मोड़ रहे हो। आपने मछली का मुंह बनाया है तो आपने वो पेंसिल से उसका मुंह कैसे खोला। तो वो चीजें करते करते उन्होंने बहुत, मेरे पास पूरा एक स्कूल में तो बहुत सारा उन्होंने बर्तन, बहुत सारी चीजें बनाई बच्चों ने मिट्टी की चीजों की।
और उसके बाद जब हमने काम किया तो आपने अभी जो नीचे मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा काम, तो वो जो रुई होती है तो वहां पे उनके घरों में ना एक धागा आता है सर, ये ऊन नहीं है जिसके हमने बनाए थे, ये ऊन की बंदरबार नहीं है, ये बंदरबार जो है ये बेसिकली एक धागा आता है जिससे उनकी माएँ किसी फर्म के लिए कुछ काम करती हैं। एक दिन मैंने उनसे वो धागा मंगाया, वो धागा जब मैंने लपेट के उसके वो बनाए तो उसके बॉल इतने सुंदर बन गए, तो मैंने कहा चलो इससे फिर बंदरबार बनाते हैं। तो दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरा दिवाली से रिलेटेड मटेरियल खूब सारा इकट्ठा किया और बहुत सारी चीजें बनाई। और एक स्पेशल एक्सपीरियंस है जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब सीसीआरटी में जाते हैं तो वहां पर एक वो भी होता है लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का कि आपको अपने स्टेट का प्रेजेंट करना होता है। अब हम सब लोग वहां पहुंचे तो इत्तेफाक ये था कि मैं डावर, जसविंदर मैम है वो कौर, तनेजा मैम और गांधी मैम, सब पंजाबी कम्युनिटी की और वहां पर जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर और चमोली, चंपावत सब जगह से जो आए हुए थे, जेंट्स आए हुए थे ज्यादातर, एक ही मैम आई थी हरिद्वार से, वर्षा मैम, बाकी सब जेंट्स थे। तो जब हमें डेट मिल गई कि भाई अब तुम्हें जो है अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है और अपना पूरा उत्तराखंड का पीपीटी वगैरह सब तैयार करना है, तो हम लोगों ने आराम से, मैंने प्रोजेक्ट बनाया मेलों पर, उत्तराखंड के मेलों पर। तो उन्हें थोड़ा सा ये था कि बना लेंगे आप, तो मैंने कहा बना लूंगी सर, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती लेकिन इकट्ठा करूंगी, जानूंगी, कुछ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और जो जेंट्स थे वही दुपट्टा जो हमारे यहाँ पिछौड़ा ओढ़ते हैं, वो पिछौड़ा उन्होंने ही ओढ़ के और अपना भी प्रैक्टिस करने लगे। तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने कहा कि आप ही डांस करेंगे क्या, मतलब हमें चांस ही नहीं देंगे। तो वो बोले कि आप कैसे करेंगी, आप तो मतलब पंजाबी, आप तो गिद्दा करने लगेंगी वहाँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ का एक प्रोग्राम हुआ था, तो जब चंडीगढ़ से जो लोग आए थे पंजाब से, तो उन्होंने किया था, तो वो तो कुल 2 ही महिलाएं थी। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमारे साथ गिद्दे में आ जाएंगी तो हमारी जो प्रोग्राम है उसकी थोड़ी शोभा बढ़ जाएगी। तो जब उनका प्रेजेंटेशन था तो हमने वहाँ डांस किया था गिद्दा, हम चारों लोग लग गए थे। तो वो जो हमारे उत्तराखंड के हमारे साथी जन थे, उन्हें तो हम पे सही बताऊं तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम बेड़ू पाको में डांस कर सकेंगे। उन्हें लगा कि हम तो सारे स्टेप गोलमाल कर देंगे और वो हमें बिल्कुल हमें दिखाइए आप क्या करेंगी, हर बार ये कहते हैं हमें दिखाइए पहले। मैंने कहा हमें दिखाइए नहीं, हम तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद हम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप, हम पहले देखना चाहते हैं कि आप करेंगी कैसा। फिर रात में मैं, जसविंदर मैम और मंजू मैम और ज्योति मैम लोग रात को खूब प्रैक्टिस करते और हमने कहा कि हम एक ही बार दिखाएंगे। हमने खूब जम के प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करके जब हम करने वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए गए तो किसी को भी चाहे वो मेकअप हो, चाहे हमारा ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे हमारा डांस हो, कहीं से भी हमने फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग पंजाबी कम्युनिटी के हैं। इतना गजब हुआ, टच वुड, ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा हुआ कि वहाँ जितने लोग थे जो दूसरे स्टेट्स के भी थे वो भी हमारे साथ आखिर में आके बेड़ू पाको में डांस करने लगे। ये देखकर जो हमारे साथी थे वो लोग बहुत खुश हुए। तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस है, शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती। वो इतना ऑसम टाइम था कि कभी कभी नहीं भूल सकती मैं उस वक्त को। बहुत बढ़िया। और मुकेश जी, मैंने ये देखा है, मैंने करीब 40 साल सीसीआरटी में काम किया जी, और 1981 से लेके समझिए 2018 तक जी। और उसमें बीच में मैं ये देखता था, मैंने 18 साल करीब अमेरिकन टीचर्स के लिए भी काम किया। अमेरिका से ग्रुप आते थे जी। टीचर कम्युनिटी जो है वो अपने आप में इतनी जल्दी जेल हो जाती है, इतनी जल्दी वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि हम गुवाहाटी में मिले, गुवाहाटी में खाना अलग, मौसम अलग, ये तो पता नहीं किस मौसम में गई थी मुझे पता नहीं। जैसे आते थे बरसात के मौसम में, इतना वहाँ हर टीचर बीमार पड़ जाए, ये पड़ जाए, तो बड़ी चिंताएं हमें होती है दिल्ली में बैठ के, मेडिकल केसेस कितने हैं, ये रखो वो रखो। बट मैं ये देखता था, शुरू से मैंने ये देखा कि वो दे जेल सो नाइसली एंड वेरी क्विकली। आप चाहे किसी भी देश के हो, कोई भी विषय पढ़ाते हो, टीचर अपने आप को एक कम्युनिटी का मेंबर समझ के ना, परिवार का सदस्य समझ के वो घुल मिल जाते हैं। और यही कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता है कि जैसे चंडीगढ़ वाले ग्रुप में भी गए, उत्तराखंड वाले ग्रुप में भी गए, उसमें भी गए, इसमें भी गए। इसे बहुत, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स रियली एन अचीवमेंट।
आप कुछ कह रहे सच थे? में ही है सर। वो इसलिए भी हो सकता है सर कि टीचर का एक सहज स्वभाव होता है कि वो अंदर से कलाकर्मी होता है, और हाँ कलाकर्मी अपने पूरी संस्कृति का, पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में। यही कारण है कि हाँ मैडम जो पंजाबी कम्युनिटी के होने के बावजूद उन्होंने जब भेड़ पाल को 12 मासा कर दिया, तो इसमें हाँ बाहर वालों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो शिक्षक है वो समझ सकता है इस बात का, इनके लिए बहुत सहज है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सर ठीक। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ तक कि वहाँ पर उन्होंने हम लोग का जो ग्रुप फोटोग्राफ था हमारे प्रोग्राम का, जी वो सर ने बोला जी कि मैं इसको अपने ऑफिस में लगाऊंगा, तो आप लोग देखे जाइए। और हमारे साथ एक सर आए थे, उन्होंने पूरा शिव जी का जो है रूप पूरा रखा था, और सच में ऐसा लगा था उनके आने पर कि साक्षात शिव जी उतर आए हैं। ओ, सच में उनको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्होंने अपना अ, दिखाया रूप। तो सभी लोग, मतलब जितने लोग थे, सभी लोग, मतलब हर कोई यही कह रहा था कि मेरा रोंगटा खड़ा हो गया उनको देखकर। पता है क्यों हुआ तो था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि कामाख्या वहां थी। जी जी बिल्कुल सर, वो तो मतलब सच में ही कामाख्या वहां कामाख्या थी जी ना, तो तो वहाँ इसलिए। कामाख्या जी की तो मतलब वाकई उनके दर्शन, वहां पर उनके दर्शन भी, वो भी मेरे लिए एक बहुत अलग बात है कि हम लोग जब दर्शन करने गए तो वहां पर वो अंदर दर्शन नहीं होते हैं जब हम टीम के साथ जाते हैं। तो अंदर से हमारी एक, जब हम गुवाहाटी जा रहे थे तो कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये होने लगा था कि शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चुनाव की वजह से ड्यूटी थोड़ी ऐसा लगा कि कैंसिल हो जाएगी तो हम नहीं जा पाएंगे। मैंने भट्ट सर को भी फोन किया था उस टाइम कि सर आई नीड योर हेल्प, किसी भी तरह से हमारा प्रोग्राम कैंसिल मत करवाइए। फिर हम जब बिल्कुल थक गए और हमें लगा पता नहीं अब तो सब ईश्वर पर है, तो हमने, और मैंने और गांधी मैम ने, हम दोनों ने ये कहा कि कामाख्या जी अगर आप हमें बुलाना चाहती हैं दर्शन के लिए तो प्रोग्राम कैंसिल मत होने दीजिएगा। ये चुनाव ड्यूटी का जो चक्कर है इससे हमें निकाल दीजिए बाहर। और अगर हमारे दर्शन, मतलब अभी हमारे नहीं आया है वक्त आपके दर्शन करने का, तो ठीक है फिर। हाँ, तो जब हम वहां पहुंच गए तो हमारी सबसे पहली इच्छा ये थी कि हमने ये मांगना था कि हम वहां पहुंचेंगे तो दर्शन करने जरूर जाएंगे। दर्शन तो करने जाए। मैं और टीम के साथ ना जा करके, मैं और ज्योति मैम जो है, जिस दिन हमारा आउटिंग डे होता है हम्म, उस दिन मैं और ज्योति मैम सुबह 5 बजे उठ के जल्दी निकल गए कि हम लोग अपना नंबर लगा के, क्योंकि वहां पे बहुत लंबी लाइन लगती है और लंबी इजीली लाइन। आपको नीचे गर्भ के दर्शन भी नहीं होते हैं। तो फिर हम सुबह जल्दी उठ के 5 बजे फटाफट गए वहां, दर्शन करे कि हमारे अंदर से सबने कहा कि अरे कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे भी हमें बहुत दिक्कत आई। हम्म, लेकिन ये था कि जब मन में प्रण करके आए थे कि अगर हम वहां बस आ जाते हैं तो आपके दर्शन के लिए जरूर आएंगे, तो हमने कहा बस अब चाहे रात हो चाहे दिन हो, अब तो हम यहाँ पे दर्शन करे बिना जाएंगे नहीं। बहुत अच्छा, तो हम लोग बहुत ने वहां पे दर्शन कर कर ही आए और बहुत माता सही। रानी की कृपा से दर्शन भी हो गए सर। जी जी जी। मैडम तो आपने बहुत अभी विस्तार से हम, इसे बताया। मैं आपसे बात को आगे सिलसिले की ओर लाना चाहूंगा कि पहला सवाल मनोहर चमोली मनु जी हमारे दर्शक है नियमित, और खुद भी बड़े अच्छे बाल साहित्यकार हैं, आपने उनका एपिसोड शायद देखा होगा। वो कह रहे हैं कि कला शिक्षण से क्या लाभ होता होगा, आपको क्या लगता है क्या लाभ होता है कला के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने से? सर कला के माध्यम से वो लाभ होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं इतने जी दिनों से कोई भी काम कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ कि मैं करना तो चाहती थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कला में, कला क्या होता है अपना प्रभाव छोड़ती है पूरा। अगर हम कोई चीज बच्चे को रूबरू होके पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चा खुद वो उससे बंध जाए। और बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसमें डालना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि मैं खड़े होके ब्लैक बोर्ड पर आऊं और 3-4 लेक्चर दूं और कुछ करूं और चले जाऊं, तो वो जो रहेगा वो क्षणिक रहेगा, उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं बच्चों से कुछ काम कराती हूँ, फिर अभी जैसे हो रहा है जो हम काम कराते हैं, तो काम कराने के बाद क्या होता है कि बच्चा उस काम को खुद से करता है। तो जब मैं उसको काफी लॉन्ग टर्म के बाद भी पूछती हूँ तो बच्चा बता देता है। जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ, हुआ क्या, मैं मैथ्स पढ़ा रही थी और मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते उनको कई बार समझाया कि परिमाप क्या होता है, और कई सारी एक्टिविटीज कराई परिमाप की। लेकिन जब भी परिमाप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्षेत्रफल परिमाप में कंफ्यूज हो जा रहे थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए कि आखिर परिमाप इनके अंदर बैठ जाए। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स यूज करे, बहुत सारी क्रिएटिविटी कराई, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने उन्हीं के घर से उनसे कहा कोई कपड़े का टुकड़ा हो तो वो ले आना, और कोई लेस हो घर में पड़ी हुई तो वो लेते आना। तो वो बोले मैम उसका क्या करेंगे गणित में? मैंने कहा कल हम गणित पढ़ेंगे ही नहीं, हम कल एक रुमाल बनाएंगे।
तो रुमाल आप कैसा भी बना लेना, जैसा आकृति आपको पसंद हो आप उस आकृति का रुमाल काट के लाना, चाहे गोल लाना, चकोर लाना, जैसा कपड़ा हो वैसा लाना। सब बच्चे अपने लिए रुमाल और वो ले आए। मैंने सबकी सुइयों में मतलब धागे डाल के सबको दिए और कहा कि ये जो लेस है, इस लेस को इस पूरे रुमाल के किनारे किनारे पर लगा दो। तो सबने अपना, किसी का गोल था, किसी का चकोर था, किसी का टेढ़ा मेढ़ा भी था, तो सबने अपने चारों तरफ किरण थी, कोई किरण लाया, कोई लेस लाया, कोई गोटा लाया, सबने लगा दी। लगाने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि अब ये जो लगाया है ना, यही हमारी परिमाप है, जो तुम्हारी लेस है। तो अब उसके बाद वो लेस कैसे नापेंगे? तो मैंने कहा अब ऐसा करो, ये कच्चे धागे से हमने लगाई है ना, अब इसे उधेड़ लो। उन्होंने उधेड़ लिया। अब मैंने उसे, उस लेस को जितनी उनकी उसमें लगी थी, क्योंकि एक्स्ट्रा तो उन्होंने काट दी थी, तो जितनी ने उनके रुमाल पर चारों तरफ आई थी उसे उधेड़ा और उसे दोबारा लिया और मैंने कहा इस स्केल से नापो कि तुम्हारे रुमाल में कितनी लेस लगी। तो सबने नाप नाप के उससे स्केल से नाप के बता दिया कि मैम मेरे में इतनी लेस लग गई, मेरे में इतनी लेस लग गई। तो मैंने कहा यही परिमाप है बच्चे। अब उसके बाद में आज तक बच्चों को परिमाप वाली जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी। परिमाप में वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अगर मैं उनको समझाती रहती क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो सर वो ऐसा होता है ना, कला कैसी भी हो उसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद बच्चे पे जो असर पड़ता है वो स्थायी रहता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी जो हमारे रेगुलर हैं, उन्होंने हमें याद दिलाया कि गूगल आज ये कह रहा है कि आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, तो हम सब दोस्त बन गए आज, तो सबको बधाई। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आज यदि आपने पढ़ा होगा, मेन न्यूज सब अखबारों में, सारे टीवी में ये थी कि कल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है। उसको पार्लियामेंट में कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत उस पर अपना हमें विश्वस्त किया है कि ये बहुत रंग लाएगी और कई आमूलचूल परिवर्तन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जैसे एनजीओ को इन्वॉल्व करना है राइटिंग में। आज वाला काफी एक डिस्कशन था बोर्ड का जिसमें मैं मेंबर हूँ, उसमें मैं गया था, तो काफी डिस्कशन हुआ और आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत सेंसिटिव है वो जो डॉक्यूमेंट बना है। तो कला और संस्कृति जो है वो सबके अंदर है। जो जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा था उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया था, वो शायद हमें और सहीने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है कि कला और संस्कृति का रोल क्या है। सबके अंदर कला है और कला और संस्कृति का मेन रोल जो मेरे को लगता है वो एजुकेशन में ये है कि वो स्टूडेंट की रुचि को परिष्कृत करती है, उसको अच्छा इंसान बनाती है, जो कि एजुकेशन का मेन एम है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर हम सिर्फ अगर उसके अंदर संस्कार ना हो और हम उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक ना बना सकें, तो फिर वो एजुकेशन किसी मायने नहीं रखती, चाहे वो मिलियनर हो जाए, चाहे वो कितना पैसे वाला हो जाए। आपसे पहले जितने लोग आए, वो डॉक्टर हेमंत बिष्ट जी थे, हरीश जोशी जी थे, या पेनुली जी थे, रावत जी थे, आशीष नेगी भी कल परसों आए थे, और डॉक्टर सतीश साणुखे आए थे। सबने यही कहा कि कला जो है वो बहुत जरूरी है एजुकेशन में। उन्होंने शायद, मनोहर जी ने भी ये प्रश्न किया था कि ये जो आपने कहा था ड्राइंग और पेंटिंग कब छूटे, वो कहते हैं कब छूटेगा हमारे, की पेंटिंग सिर्फ खाली काम है, क्या करते हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हो। नहीं वो तो ठीक है, वो करते हो, उसके अलावा क्या करते क्या हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं, लेकिन नहीं पता, वो तो ठीक है, वो तो करते हो, लेकिन वो करते क्या हो, मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग को लोग समझते ही नहीं है कुछ, और जबकि हाँ समझते नहीं है। फॉर्चुनेटली आपको मौका मिला है, आप अच्छा कर रही हैं, आपको साधुवाद। सर धन्यवाद। सर इसी के साथ में मैंने अभी बच्चों के साथ में उनकी माताओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम सोचा था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया। ऐसा हुआ था कि मैं बच्चों के काम, कुछ बच्चे बहुत रेगुलर थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, तो उनके यहाँ जाना पड़ा। तो पता चला कि कोई दादी के यहाँ, कोई नानी के यहाँ गया हुआ है। तो जब मैं उनसे सिग्नेचर करा रही थी तो मैंने देखा मैक्सिमम लेडीज जो हैं वो साइन भी नहीं कर पा रही हैं। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि बच्चों की माताओं को कम से कम मतलब साइन करना जरूर आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वहां पर जब कुछ ग्रुप था लेडीज का, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग को खुद लगता है कि आपको थोड़ा पढ़ना है? बोली आप कहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप समय दे सकते हो थोड़ा सा, तो मैं इतना चाहूंगी कि जितना मैं
बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन इतना हो जाए कि आपको थोड़ी बात अगर मैं भेजूं लिखकर तो वो आप उसे पढ़ सकें। मैं अगर आपको ये भेजूं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है या स्कूल का काम नहीं हुआ है, तो आप उसकी कॉपी में पढ़कर समझ सकें कि मैम ने ये लिख के भेजा है। बच्चा आपको मूर्ख ना बनाए कि मैम ने ये नहीं लिखा। तो जो लेडीज थी वो काफी हद तक तैयार हो गई और मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि मैं जो हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है ये मई जून में, तो मैं 1 जून से वहां पर एक कैंप लगाने वाली थी कि लेडीज को इकट्ठा करके वहां पढ़ाया जाए थोड़ा सा, जितना आवश्यक कम से कम काम भर का तो कुछ आ जाए। क्योंकि साइन ना करना, अंगूठा लगाना अभी भी मेरे हिसाब से अभी बहुत जरूरी है कि अंगूठा वाली स्थिति से बाहर आना लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर लेडी पढ़ी लिखी होगी तो फिर उसका जो बच्चा और आगे जो परिवार है वो खुद पे खुद सही रास्ते पे चल पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अभी मेरा थोड़ा सा रह गया है प्रोग्राम, वो अब मैं जब स्टार्ट होगा, अब देखिए आगे कब हो सकेगा, इस सब चीजों से हम एक बार निकल जाएं इस स्थिति से, उसके बाद फिर शुरू करूंगी मैं। और बाकी स्कूल के लिए, स्कूल की स्थिति तो नो डाउट बहुत ज्यादा जर्जर ही होती है हमारे यहाँ। अब तो काफी स्थिति सुधारने में आ गई है जब से सरकार बदली है कहे जाए, या फिर ये कहिए कि अब मद आने लगा है, तो लोगों को काफी स्तर जो है स्कूलों का बेहतर होने लगा है। आपने अपने अपने प्रयासों से भी कुछ विद्यालयों का कायाकल्प करने की कोशिश की, 3-4 विद्यालय थे वो, तो आपने कैसे किया और क्या क्या किया, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों। बहुत सुंदर। अच्छा सर, जैसे खुद मेरे स्कूल में जब मैं आई थी तो मेरी ज्वाइनिंग है अक्टूबर 14 की। तो जब वहां आई तो वहां मैंने देखा कि बच्चे, क्योंकि मैंने कभी ना ये ग्रामीण क्षेत्र वाला एक्सपीरियंस कभी मेरे को देखने को नहीं मिला था। मैंने विद्यालय भी पहला विद्यालय अपना ही देखा है जो ग्रामीण क्षेत्र का, या ये कहा जाए कि प्राइमरी सरकारी विद्यालय पहला स्कूल मेरा अपना ज्वाइनिंग वाला स्कूल ही है, जहां जाने के बाद मुझे एक्चुअल सिचुएशन का पता चला कि वास्तविक जीवन ये है जहां से हमारे इतने बच्चे निकल रहे हैं। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई। जब मैंने उन्हें सर्दी में भी दरी पर बैठे हुए देखा तो मुझे खुद को लगा कि मैं अपने बच्चों को दरी पर तो छोड़िए, नीचे मैट्रेस बिछा के भी नहीं बिठा रहे हैं। तो वो बच्चे दरी पर बैठे थे, वो मुझे सबसे ज्यादा उस टाइम हिलाने वाला लगा था। जब मेरी ज्वाइन करते ही पहली एक कार्यशाला हुई, तो उस कार्यशाला में हमारे जो अधिकारीगण थे वो भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर यहाँ पर तो पोस्चर ही बिगड़ रहा है बच्चों का। नीचे जमीन पर बैठकर जमीन पर कॉपी रख के जब लिखेंगे तो उनकी आंखें, उनका पोस्चर, उनकी रीढ़ की हड्डी, मैंने कहा हर तरीके से जो है ये बच्चों के लिए सही नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और वही जो स्थिति है, बोले मैम ये सरकारी विद्यालय है, आप अभी तक शायद सरकारी विद्यालय आपने देखे नहीं है, इसलिए आपने क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर, और अगर आप कर सकती हैं तो आप करिए। जब उन्होंने ऐसा बोला कि आप करिए तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं करूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड उस टाइम क्लब के सदस्य भी थे। तो मैंने फिर क्लब में एक डिमांड नोट लगाया कि मेरे विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए। तब उन्होंने रिक्वेस्ट गई और बहुत ही जल्दी कहा जाए, बहुत जल्दी हमारे यहाँ फर्नीचर उपलब्ध हो गया। सभी बच्चे जो हैं वो बेंच पर आराम से, बहुत अच्छी क्वालिटी की बेंच उन्होंने प्रोवाइड कराई, और बेंच और डेस्क दोनों अवेलेबल हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। दूसरी चीज थी कि जब हमारे यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, हमारे यहाँ मैंने देखा कि हैंडपंप के सहारे ही सब चलता था। तो हैंडपंप जो था वो जैसे पानी उतर गया तो हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया। तो उस दिन देखा कि बच्चे सभी परेशान हैं, वॉशरूम जा रहे हैं और पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ पर अपने यहाँ सबसे पहले यही उपलब्ध कराने का सोचा कि पहले वाटर टैंक लगेगा, मोटर लगेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। जब वाटर टैंक और टैप की बात हुई तो वाटर टैंक भी लग गया, हैंडपंप की जगह हमारा मतलब सहूलत बढ़ गई पानी की, अब हमें हाथ धोने की दिक्कत नहीं थी। तो मुझे फिर लगा कि बच्चों की संख्या बहुत हो गई हमारे यहाँ, तो उसके हिसाब से फिर हमने वाटर टैंक के लिए थोड़े से नल जो होते हैं वो लगवाए। और जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो बोले कि जब तुम टॉयलेट में वो लगवा ही रही हो तो मैं क्यों ना पानी डालने की समस्या को खत्म किया जाए, मतलब बाल्टी से पानी ना डाला जाए, सीधे वहां पे सिस्टम का प्रयोग करा जाए, बच्चा पुश करे और पानी खुद ब खुद जाए, जिससे बच्चों को भी आदत पड़े। तो वो बोले ये मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ। तो उन्होंने फिर अपने
मतलब व्यक्तिगत रूप से वो कार्य को पूरा किया। तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे जगह हर पल मुझे बहुत हेल्प की है। वी आर थैंकफुल। फिर हमारी तरफ से भी धन्यवाद कहिएगा उनको, बधाई दीजिए सर, थैंक बहुत यू। अच्छे आदमी है, मैं मिल फिर चुका हूँ उनसे, हेल्पफुल है काफी, मैंने हाँ। देखा है जब भी। आप तो बस फिर खाली एक उसके ट्रम्प बाद मेरे ख्याल है ट्रम्प को और पुतिन को छोड़ के आप सबसे मिल चुके हैं इस देश दुनिया में। उनसे भी मिला हूँ सर, अच्छा, उनसे भी मिला उनसे हूँ। मिले आप। अच्छा। ऐसे ही सर मेरे साथ में जोशी मेरी सर कुछ फ्रेंड पूछ है। रहे हैं। जी सर। मैं अल्मोड़ा मेरा ननिहाल है, तो मैं जाता रहता हूँ ट्रेन से हल्द्वानी काठगोदाम, और मैं देखता जी। हूँ कि उधम सिंह नगर में बीइंग तराई एरिया, दिल्ली से बहुत सारे पंजाबी जट, जिनको कहते हैं जट, वो चढ़ते हैं। एंड तराई बीइंग ए फर्टाइल लैंड, बहुत सारा पैसा जो तराई में है वो है, पैसा है, फसल है, भूमि उपजाऊ है। तो कभी ऐसा प्रयास, मुकेश जी भी कुछ शेयर कर सकते हैं हमसे, भरती भी शेयर कर, कुछ प्रयास जो तराई के जट, ऐसा होता है कि वो कुछ स्कूल में डोनेट करें, इज इट अलाउड? और सरकार आपको, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, आप जी उन्होंने कहा है जी कि हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे, एनजीओ को लेके आएंगे, नॉट ओनली रिसोर्सेज बट किताबें लिखने के लिए भी हम लेके आएंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन अदरवाइज जो है वो भज्जी अलाउ करते हैं। जैसे इनके स्कूल में कोई अधिकारी आए, उन्होंने कहा मैडम आप पहली पहली आपका पहली पोस्टिंग है, तो आपको क्या पता सरकारी तंत्र में कैसे सिस्टम चलता है। फिर इन्होंने कुछ क्लब में एप्लीकेशन सर डाली। हमारे यहाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे एरियाज को यदि टैप किया जाए तो स्कूलों की स्थिति सुधर सकती है। किया है सर, बहुत सारे लोगों ने किया है सर, बहुत किया अच्छी है बात, सर, कई लोगों ने सर किया है, करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत बहुत करते हैं, बहुत हमारे अच्छी बहुत हमारे सारे यहाँ मित्र हैं जो कर रहे हैं। लवली। विद्यालय प्रबंधन सर समिति अभी सबसे अधिक हमारे यहाँ पावरफुल सर बॉडी है जान रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। ढांचे में। यहाँ तक कि अभी एक मैं वार्षिक उत्सव में गई थी, तो वो यहीं एसएमसी काशीपुर का ही स्कूल है, और पीछे उसमें सारी सरदार कम्युनिटी है। तो उन्होंने अपना पूरा, जैसे एक सपोर्ट होता है ना कि मेरे घर का प्रोग्राम है, उन्होंने उस हाँ, वार्षिक उत्सव में इस तरह से रोल अदा किया सर कि लगा ही नहीं कि प्रोग्राम स्कूल का था, ऐसा लगा जैसे कि वो प्रोग्राम उनके घर का था। उनकी क्या पूरे बात। घर की लेडीज लगी थी, उन्होंने घर की एक एक चीज यूज करने के लिए दे दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर के जो चरखा, जो उनका मतलब पुराना पुश्तैनी चरखा था, वो चरखा तक दे दिया था कि अगर आपको दिखाना है, एक डांस था उसमें गिद्दे का, तो उसमें चरखा दिखाना था, तो उन्होंने चरखा तक दे दिया था अपना। बहुत अच्छा, तो वो बहुत पैसों अच्छा। से, व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से सपोर्ट करते हैं सर, बहुत सपोर्ट करते हैं। जोशी कम्युनिटी सर बहुत मतलब सारे हेल्पफुल है। जोशी सर लवली बहुत सारे लोग कम्युनिटी में इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक कमी जी। हमारी तरफ से, मतलब मैं कह दूंगा विभाग की तरफ से, कि ऐसे लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है ज्यादा। जो सीनियर हाँ, बड़े बड़े लेवल पे जो उनको एक्नॉलेज होना चाहिए, स्थानीय लेवल पे तो करते हैं, बिल्कुल। प्रधानाचार्य वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो अब हायर लेवल से जो उनको एक्नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता है सर, वहां थोड़ा कमी दैट्स रह वेरी जाती है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं तो सर ये अभी भी आपने जो हमारे यहाँ शुरुआत की स्थिति मैम आज ना ऐसी प्रोग्राम थी। की, जी मैं ये कह रहा हूँ जी आपने सर। जो प्रोग्राम की शुरुआत की स्वच्छता गीत से, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर आपसे। नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप इसको शुरू करें। सर आपका ऐसा गीत है जिससे मैंने उसके बाद अपने स्कूल में भी बच्चों को सिखाया था, तो फिर यहाँ स्टार्ट इससे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं होस्ट होता तो फिर ये कुछ और शुरुआत होती। एक चीज पूछना अरे चाहता था सर, सर माफ कर दीजिए। मुकेश बाबू ने भी कुछ पूछ रहे हैं। जो आपने अभी शो शुरुआत में दिखाया था उसमें जी सर, आवाज नहीं आ रही मुझे। आपने जो शो दिखाया था शुरू में, जी उसमें कैमरे में आपकी मदद कौन कर रहा था, कि जो कैमरा का संचालन कर रहा था? सर, मेरा बेटा 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 अक्षय डावर। बेटा। बढ़िया। तो मैम आप कुछ पपेट वगैरह बनाना सिखाने वाली है, मैंने सुना था आज हमारे दर्शकों को। सर क्योंकि हाँ, समय जा रहा है। पपेट बन ठीक है सर। मैं फिर एक आईसीटी अपने कार्यशाला के बारे में और थोड़ा ऑफलाइन वाला, लॉकडाउन वाला बता देती हूँ, उसके बाद हम फिर एक फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लॉकडाउन में मैंने एक आईसीटी कार्यशाला का सर मतलब एज ए एमटी संदर्भदाता के रूप में कार्यरत हूँ।
अभी भी हमारी कार्यशाला चल रही है मिशन शिक्षण संवाद के साथ में। उसमें हम लोगों ने राज्य स्तरीय भी की थी। वहां मैंने एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू पहली बार मतलब मूवीज बनाना जो है लोगों को सिखाना शुरू किया, टीचर्स को। अच्छा, उस बहुत बढ़िया। एनिमेशन ऐप से आप एक कार्टून फिल्म, क्योंकि बच्चों को जब हम ऑनलाइन काम दे रहे थे तो उनके माता पिता से जब फोन पर बात होती थी तो वो ये कहते थे कि स्कूल खोल लीजिए, बच्चा पूरा दिन जी। टीवी पर कार्टून देखता रहता है। तब जी। मैं बहुत सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि बच्चा कार्टून देखे बट कुछ एजुकेशन का पार्ट भी उसको धीरे धीरे सीखता रहे कुछ। तब फिर मैंने एक एनिमेशन देखा, ट्विन क्राफ्ट। उस ट्विन क्राफ्ट पे मैंने काम किया, फिर उस पे काफी सारे वीडियोस डेवलप किए, वो डाले, वो लोगों को बहुत पसंद आए। जब बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर भी हो गए, पसंद भी आने लगे, तो फिर मुझसे कहा गया कि आप इसे सिखाती क्यों नहीं है, जिससे कि ये सारी चीजें और लोगों के पास भी जाएं तो और टीचर्स भी इसका प्रयोग करें, क्योंकि सभी टीचर्स के साथ में यही समस्या होगी कि कार्टून बच्चे देखते हैं, कार्टून बच्चे देखते हैं, तो कार्टून ही भेजो उनके पास। तो हमने वो कार्टून फिल्म टाइप बनती है सर, और अगर होता तो मैं आपको दिखाती। उस कार्टून फिल्म के थ्रू हम बच्चों को कोई भी पैसेज, मतलब कोई लेसन, यहाँ तक कि अपनी किताब का भी कोई पाठ अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे बहुत जी। अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उसकी फोटो क्रॉप बहुत करके आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और बच्चा जी। जो पढ़ रहे हैं वो भी कार्टून है, जो पढ़ा रहे हैं वो भी कार्टून फॉर्म में ही है, कैरेक्टर जो है सारे कार्टून्स हैं। तो उसमें बहुत बच्चा बढ़िया। धीरे धीरे वो पोएम वोएम सब बहुत अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं। और दूसरी एक चीज उसमें सिखाई गई कि हम लोग, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम होते हैं, तो हम अपने यहाँ जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के जिन्हें देखा आपने स्कूल में पैम्पलेट्स बांटते हैं वो लोग न्यूज़पेपर में या डोर जी। टू डोर जाके बांट देते हैं, तो उस पैम्पलेट का असर बहुत ज्यादा पड़ता है कि ये भी है हमारे यहाँ, ये भी है। तो फिर मैंने एक पैम्पलेट जो है वो बनाई। वो पैम्पलेट मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, एक फोटो नीचे से जी। मेरे फाइल दे देना मोटी। तो वो पैम्पलेट में मैंने सारी चीजें लिखी, जो जो चीजें हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं, उस पैम्पलेट को मैंने डिजाइन किया खुद, और वो डिजाइन करना सिखाया भी है सर कार्यशाला में। वर्षों जो कार्यशाला भी चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर की है वो, तो उस राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला में वो पैम्पलेट बना के, वो पैम्पलेट के थ्रू बच्चों के घर तक उस पैम्पलेट को पहुंचाना, क्योंकि हम बाल गणना के टाइम पर जाते ही हैं, तो अगर हम वो पैम्पलेट साथ में लेके जाएं, तो जो हमारे आसपास में इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे खुल गए हैं जो वास्तव में इंग्लिश मीडियम स्कूल कहलाने लायक नहीं है, वहां सिर्फ पैसे फीस इकट्ठी की जाती है, लेकिन वास्तव में वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, वो आप और हम दोनों जानते हैं। तो हम क्यों ना उनको उस स्तर से समझाएं जिस स्तर से हमारे अभिभावक समझना चाहते हैं। मैंने उनको जाके डोर टू डोर, सर मैंने उनको खुद ही उनको बोला कि हमारे यहाँ आप दूसरे बच्चों को क्यों करा रहे हो। वो बोले कि अरे हमारे तो एक बच्चे के साथ में दूसरे बच्चे की जो एजुकेशन है वो फ्री है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं जो हूँ यहाँ का जो बेस्ट स्कूल आप इंग्लिश मीडियम मानते हो एलएस, मैंने कहा मैं वहां से पढ़ा के आई हूँ, मैं वहां पढ़ाती थी, आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो स्कूल ये अच्छा हुआ ना, तभी तो पढ़ा रही हूँ यहाँ। दूसरी चीज, आप एक बच्चे की फीस के साथ एक बच्चे की फीस की बात कर रहे हो, यहाँ आपके सारे बच्चों की फीस फ्री है, आपको पैसा देना ही नहीं है। आपको फीस के साथ में आपको यूनिफॉर्म भी फ्री है, आपको यूनिफॉर्म पे पैसे खर्च करने नहीं है। साथ में आपको बच्चे को मिड डे मील भी मिल रहा है, पोषण एक पौष्टिक आहार भी मिलता है, वीक में फल फ्रूट कुछ भी मिलता है। उसके साथ में आपको किताबें मिलती हैं, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, जो किताबें आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों में चलाई जा रही हैं एनसीईआरटी की, वही किताबें हमारे यहाँ भी चल रही हैं। तो जब किताबें भी हमारी वही हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक वहां से ज्यादा बेहतर यहाँ है, इतने क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ हैं, इतने क्वालिफाइड टीचर हमारे गांव के जो छोटे छोटे स्कूल खुले हैं वहां पर नहीं है। वहां पर 12th 10th क्लास के बच्चों को लगा दिया जा रहा है जो सही से एग्जाम भी नहीं करा पा रहे हैं। हाँ सर, शहरों में भी, लेकिन हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात है, मैंने ग्रामीण स्तर पर ही उनको समझाया कि आप वहाँ के जो बच्ची, आपके गाँव की बच्ची है वो वहाँ पढ़ाने जा रही है, वो 10 चीजें सही बताती है, 10 चीजें गलत भी बता देती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप एडमिशन कराते हैं तो, जी सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको 2 मिनट का विराम देता हूँ, तब तक आप पपेट्री की तैयारी करिए। मैं चाहूंगा जोशी सर हमारे जो है वो सवालों के जवाब हमें दे दें। हमारे कल के जो सवाल थे उनके जवाब सर दे दीजिएगा, और फिर आज का सवाल पूछते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कल का पहला सवाल ये रहा, वो कौन कलाकार वो निर्देशक बनना चाहते थे लेकिन कलाकार बन गए। इसका मुझे थोड़ा खेद है कि इसका रिप्लाई जो है ना, हमारे जो श्रोता हैं, जो रेगुलर श्रोता हैं वो, या जो और श्रोता जुड़ रहे होंगे, कोई देता नहीं है देवकी नंदन जी। मतलब क्वेश्चन से मेरे को थोड़ा सा
थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि कोई रिप्लाई एक सर, हाँ, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, मैं आपसे चर्चा करूंगा उस बारे में। फिलहाल हम इस पर जवाब ले लेते हैं आपसे। जी, जवाब इसमें ये था कि 17-18 साल का वो लड़का जो जगह जगह स्टूडियो में जाता है और कहता है कि देखो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ, तो सबने उसको भगा दिया कि तुम एक्टर बनो, एक्टर बनो, एक्टर बनो। और वो बाद में वो अपने पिताजी के पास आता है, पिताजी से कहता है एक्टर बनना है, तो पिताजी कहते हैं 2-4 रोमांटिक सीन करोगे, एक्टिंग बड़ा बोरिंग काम है, इसको मत करो। लेकिन वो कहता नहीं मैं एक्टिंग ही करूंगा। और मार्शल आर्ट के अलावा वो सब खेलों में रुचि रखता है। और उस कलाकार का नाम था सलमान खान। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कुछ कमेंट किया है, उन्होंने सलीम खान लिख दिया, शायद वो लिखना सलमान खान ही चाहते थे। सलीम खान उनके फादर हैं। और सलमान खान आज मतलब ये देखिए, उस जमाने की बात है जब वो 17-18 साल के थे, फिल्म 1 करोड़ मुश्किल से बनती थी, 1 करोड़ की। आज वो फिल्में मतलब कहाँ जा रही हो, 60 करोड़ 100 करोड़ इतना 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 उनका बजट हो गया है। तो वो अभी भी सलमान खान कहते हैं कि मेरे अंदर कीड़ा है और मैं उसको पूरा करके रहूंगा। उन्होंने स्क्रिप्ट बागी और वीरा और कई फिल्में थी, इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, अपना प्रोडक्शन हाउस उन्होंने शुरू कर दिया है। और मतलब कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है कि वो हमें कालांतर में डायरेक्शन करते हुए भी नजर आए। सलमान खान की जो मैंने उसमें लिखा था कि उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को अपने घर में जन्म से देखा, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो हिंदू थी और सुशीला नाम था उनका शादी के बाद वो जैसे मुस्लिम में होता है नाम करके वो सलमा बन गई। और उनके नाना जी बहुत अगेंस्ट में थे, माँ को बहुत तंग किया उन्होंने, माँ को दूर भेज दिया, लेकिन माँ ने भी ठानी कि मैं शादी करूंगी तो सलीम से ही करूंगी। और वो सलीम खान, और फिर नाना जी बड़े सालों बाद जब वो बीमार पड़ गए तब उन्होंने एडमिट किया कि मैंने गलती की। और 86 रुपये में शादी हुई सलीम खान साहब की और सलमा जी की या सुशीला जी की, 86 रुपये शादी है। उसको देखते हुए सलमान खान ये कहते हैं कि कभी भी कोई मेरे पास रिक्वेस्ट आता है कि मैं पैसे चाहता हूँ, मेरे को लड़की की शादी करनी है, तो कहते मैं सटक जाता है, वो सटकू वाला है ना, कहते मैं बहुत सटकू हूँ, सटक जाता है दिमाग। और भाई तालीम दो, लड़की को तालीम दो, लड़के को तालीम दो, तालीम के लिए पैसा मुझसे चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन शादी के लिए पैसा मत मांगो। तो ये एक 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 वो उस प्रश्न का उत्तर था सलमान खान, जिन्होंने अपने घर में गंगा जमनी तहजीब भी देखी, स्क्रिप्ट भी लिखी, डायरेक्शन में जाना चाहते थे, हो सकता है कि डायरेक्शन में आ जाए। राजेंद्र प्रसाद सलीम खान ही है, सलीम खान नहीं सर, सलमान खान उत्तर है। वो शायद कुछ और भी लिखना चाहते हैं। सलमान खान की जो मिसेज है, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सलीम खान ही है वो। ये सलीम खान सलमान खान है, सलमान खान। दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाँ, दूसरा सवाल ले लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, कल की तरह। कल जो मैंने एक बड़ा आपको कहा था कि वो कौन सी मेडिकल कैटास्ट्रॉफी हुई, जिसमें मैंने कहा कि जर्मनी में दवाई बनी, पूरे संसार में बिकी, अमेरिका ने उसको परमिट नहीं दिया, और वो रिसर्चर ने देखा कि 12,000 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो विकलांग थे, वो दवाई का असर था। कल पता नहीं किसने नोट किया या नहीं किया, ज्योति जी कह रही है वो डायरी बना रही है क्वेश्चंस की, पता नहीं। लेकिन ये जो सवाल है इसका भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। इसका उत्तर मिलना चाहिए था। इसका उत्तर मेरे को एक गाना याद आता है कि दिल है कि मानता नहीं, एक गाना था बड़ा फेमस हुआ था, वो दिल है कि मानता नहीं, वो जो दिल, इसका उत्तर है दिल। हार्ट जो है, आप ये देखें कि दिल जो है, उसके दिल के चारों ओर के खाने जो है वो रक्त से भरे हुए होते हैं, राइट। लेकिन खुद दिल को अपनी ऑक्सीजन देने के लिए बाहर से रक्त मिलता है। तो इसका मतलब है कि जल बिन मीन प्यासी। इसलिए मैंने कहा था कि हार्ट को जो है वो, और हार्ट इतना पंप करता है कि पूरे शरीर में वो पंप करता है, लेकिन 5% सिर्फ उसको अपने रक्त बचता है अपने उसके लिए, धमनियों के लिए। इसलिए वो कहा गया कि वो भारतीय गृहिणी अन्नपूर्णा जो होती है वो पूरे परिवार को खिलाएगी, मेहमानों को खिलाएगी, अपने लिए रूखा सूखा खा लेगी। इसलिए दिल जो है वो एक भारतीय गृहिणी अन्नपूर्णा की तरह भी काम करता है। तीसरी चीज ये थी कि हृदय की धमनियां जो हैं वो, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं।
तो कोरोना इज अ मुकुट। आप यदि हार्ट की आर्टरीज को देखें तो बिल्कुल कोरोना की तरह है वो। आजकल तो इतना फेमस हो गया कोरोनरी आर्टरीज, हमने बहुत सुना है जब किसी को कि ब्लॉक हो जाती है, ये हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज, तो अपने साथ कई सारे कोरोना को लेके चलता है हार्ट। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर था वो था हार्ट, दिल। जी, मेरी आज का बहस पहला शायद प्रश्न सर ये था। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कुछ लिख रहे, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से मैंने नहीं कहा कि सलीम खान, ये मेरा हमारे देश अंदाजा था। हमारे देश में डायन प्रथा पर बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? डायन प्रथा एक बहुत विच क्राफ्ट जो है ना, वो बड़ी समस्या है और महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है। तो और अनफॉर्चुनेटली इस विषय को लेके हमारे देश में प्रयास नहीं किए गए। वेस्ट में तो बहुत सारी फिल्में बनी विच क्राफ्ट को लेके, लेकिन इंडिया में नहीं बनी। इंडिया में एक फिल्म बनी, वो कौन सी थी? जी, और दूसरा प्रश्न भी मैंने दिया था आपको, ये थोड़ा सा मुझे आंसर देंगे जो हमारे रेगुलर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग देख रहे हैं, दूसरा क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व, मैं इसमें पश्चिम पे लिखना भूल गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम के 6 प्रमुख मंदिर देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कैसे? ये बड़ा ऑब्वियस सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर आने चाहिए। देखें कि हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका दिमाग कैसे दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, उनका क्या विचार है। जी सर 2-3 तो मैं भी बता सकता हूँ, 2-3 तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, वो तो मंदिर तो कोई बता देगा, मंदिर तो इतने फेमस हैं, लेकिन उनका देश की अर्थव्यवस्था पे क्या हेल्प हो सकती है? What role can be performed by 6 major or 7 major temples of southern, eastern and western India in Indian economy and how? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ। ठीक सर, हमारी जो धन्यवाद सर। हम भारतीय जो, वापस लेते हैं श्वेता डावर जी। हाँ जी जी जी, स्वागत है मैडम फिर से आपका। तो सर धन्यवाद सर। सर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सॉक्स है नॉर्मल तो जो मुझे हम उम्मीद पहनते हैं। है कि तो आप अभी हम ये, आज हमारे पपेट बनाना शायद सिखाने वाली हैं आप। जी सर बहुत जल्दी वाला। जी, तो ये सॉक्स है सर जो हम पहनते हैं बच्चों के। तो वो वाला जो सॉक्स है इसको मैं आपको ये लाइट वाले शेड में सिखा रही हूँ। इस तरह से इस सॉक्स को हाथ में पहन के जो एड़ी वाला पार्ट होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, जो एड़ी वाला पार्ट है, इस एड़ी वाले पार्ट पे अंगूठा रखना है ऐसे, और ये इस तरह से, ये हो गया। जो हमारी ये है, जहाँ पर हमारे टोज आते हैं, पैरों की उंगलियां, वो उंगलियों में है, और जो अंगूठा है वो एड़ी में है। इसको हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ये वाली जो हमारी जगह होगी, इस जगह, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह है, यहाँ पर हमें इसको सेट करने के लिए ऐसे उठाना है। ये जो उठा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, इस उठे हुए पोर्शन पर मैं इसको यहीं से पकड़कर ऐसे उतारूंगी सॉक्स को, और इसके बीच में ये रुई भर के सुई से सिल देंगे। जब सिल देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैं इसे पहन के दिखाती हूँ आपको दूसरे को। ये इस तरह से हो गया सर, देख पा रहे हैं आप। ये मैंने यहाँ पे रुई भर दी इसके अंदर ना, और ये आगे वाला पार्ट है और ये एड़ी वाला पार्ट है। ये इस तरह से हो गया। अब इसको करने के बाद अभी पूरा नहीं हुआ है, हम एक कलर्ड कागज लेंगे रेड कलर का, और उसको इसके बीच में रख के शेप इस तरह से जबड़ा, ये काटना है। हाँ जी, तो इसको ऐसी आकृति में काटेंगे हम। इसको काट के जी यहाँ जी, पेस्ट कर देना है। इसके लिए हमने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। हम ग्लू गन से इसको लगा के और चिपका देंगे। जब चिपकाएंगे तो पहनकर ही चिपकाएंगे, जिससे कि सही से वो सेट हो जाए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक इसी रुई का ये आकृति काटेंगे।
ये आप देख पा रहे हैं ऐसे जी 2 सेमी से ऊपर से हल्के से कर्व्ड है 2 कांटे, और उस पर हम गुगली आईज मिलती हैं मार्केट में, वो मार्केट में वो गुगली आईज ले लें, नहीं तो कागज पर आंख बनाकर वो चिपका दें, तो वो इस तरह से हो गया। अब हम इस पर यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो मैंने रुई लगाई है जिसको मैंने सिला है, यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी, और ये जो मैंने आईज बनाई थी ये मैंने यहाँ रख दी। अब आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसके साथ जी बच्चे जो हैं वो जैसे ये छोटा सा और पुराना सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कोई भी चीज बनानी हो तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं उसका। अब आप देख पा रहे होंगे ठीक से कि किस तरह जी से। जी हेलो, हाउ आर यू? मैं इसको दिखा पा रही हूँ। जी बहुत हाँ, अच्छा। देख रहे हैं हम लोग। हाय, कैसे हैं सर आप? सर आप कैसे हैं? तो ये इस तरह से सर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कम समय में और बहुत उपयोगी, बहुत जल्दी और यूज बिल्कुल, मतलब ये ऐसा सॉक्स है जिसको पहन के हम थक चुके हैं तो उसको हम एक पपेट में चेंज कर बहुत दिया। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। कहानी से तो आप मैं बच्चों को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। हाँ सर, सर एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को दूर की दुनिया में ले जाने का। मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए अपनी। जी जी कर ली, बिल्कुल कर सर लिया। आंखें बंद कर लीजिए। भट्ट सर, कर ली। सर आप हैं? पता नहीं, भट्ट जी ने मुंह भी बंद कर लिया है, उन्होंने मुंह भी बंद कर लिया है। सर आप हैं? गए? तो मुझे लग रहा है अमिताभ सर है बच्चन नहीं जी की शायद। तरह कहते हैं हम। अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना, हम यूं गए और यूं आए। तो वो अभी हमारी हाँ, आंखें मुझे बंद है, हमें पता नहीं आप क्या कर रही हैं। सर आ गए हैं। हाँ जी सर, आंखें बंद करनी है। लीजिए लीजिए। और मुंह भी बंद रखना है। भट्ट जी मुंह भी बंद रखना है थोड़ी देर के लिए। आप आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप, दिख रहा है बहुत अंधेरा सा हो रहा है ना चारों तरफ। वो निर्देश आपके लिए सर। बहुत अंधेरा हो रहा है, जंगल में पहुंच गए आप। मुझे वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? एक बहुत बड़ा पेड़ है जी, दिख रहा है बहुत बड़ा। हाँ। अरे उस पेड़ के पीछे मुझे एक शेर दिख रहा है, आपको दिख रहा है? मेरे को तो एक शेर भी दिख रहा है। और किसी को कुछ दिख रहा है? बस शुक्र है कि शेर मुझे नहीं देख रहा है। दिख रहा है उसके मुंह में, शेर के मुंह में भगोड़ा जी दिख रहा है मुझे। हाँ तो सर आंखें खोलिए एक बार। ये एक्टिविटी अगर आप बच्चे अगर बैठे होते हैं, बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि जब आप उन्हें आंखें बंद करके कहीं ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। और जब मैं उनसे यही वाला मैंने उन्हें बोला कि मेरे को तो शेर के पीछे वो पेड़ के पीछे शेर दिख रहा है, तो पीछे से फटाफट 2 बच्चे बोले मैम मुझे तो गेंडा भी दिख रहा है। तो दूसरा बोला मैम मुझे तो ये भी दिख रहा है। तो वो मतलब वो इमेजिनेशन है, उनकी इमेजिनेशन जितनी हम उनको देंगे उतना उनको आनंद आएगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे शिक्षकों के लिए एक संदेश भी है कि आंख खोल के दुनिया को देखें और आंख बंद करके दुनिया से आपका संदेश नहीं आया भट्ट जी, तो सर भगवान जी आपका संदेश नहीं आया। आंखें खोल के दुनिया को देखो, आंखें बंद करके पूरे ब्रह्मांड को और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को देखो यार। ये अपना अच्छा याद दिलाया विषय। जा सकते हैं आप कहीं भी, जा सकते विषय जो है ना, ये विषय ब्रह्मांड, उसको अनफॉर्चुनेटली हम ले नहीं रहे। लेकिन अभी मेरे को एक कमेंट वो हरीश चंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि सलमान खान का ये हमारे बच्चों की कार्डियोग्राफ के क्या संबंध है, मेरी समझ में नहीं आया, कभी उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रह्मांड जो है ना,
वो अजीब ही दुनिया है, अजीब दुनिया। और जितनी लड़ाइयाँ, जितना द्वेष, जितनी खेल कूद मस्तियां सब है। यदि आप पूरी आकाशगंगा में देखो तो बॉल पॉइंट पेन के टिप के बराबर हमारी धरती है। बॉल पॉइंट पेन के टिप के बराबर, उसमें हमारे 192 देश, पूरे पर्वत, पूरे धरती, पूरा सब समाते हैं। और हम उसके लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं कि साला ये मेरा, वो तेरा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तू ऐसा, मैं ऐसा। ब्रह्मांड, आपने बड़ा अच्छा शब्द किया था। कल क्वेश्चन हम ब्रह्मांड में करेंगे। मैं यही तो भट्ट जी को समझाता हूँ कि काहे टेंशन लेते हो महाराज, हैं भट्ट जी। मैं यही भट्ट जी को समझाता रहता हूँ। जी जी सर, आप टेंशन लेते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, ये इन दोनों का नारद मुनि का संवाद है। मैं मिर्ची बाबा, मैं यही कहना चाहता था कि जब हमने शो का आज, हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये कह, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जब नेटवर्क, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। मैं ये कहता था, जब ये शो का कॉन्सेप्ट आपका किया था, तो नेटवर्क सही नहीं, नवजोत सिंह चाहिए, तो भगवान जी से बेहतर मुझे कोई लगा। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमने शो को कंसेप्ट डिजाइन किया था तो भगवान जी से अच्छा हमें कोई नहीं मिला, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप दोनों जने फ्रीज हो गए, क्या चक्कर है? सर आप सुन पा रहे हैं? हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। भट्ट जी की इसमें आवाज कट रही है। भट्ट जी की जाते हैं तो अपन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 घंटे का निर्धारित समय है और उससे हम लगभग 12 मिनट ऊपर है शो से। और कुछ आप कहना चाहती हैं? अब सही आ रही है आपकी आवाज। सर मैं तो बस आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे शो में आमंत्रित किया, जबकि जितने लोगों को मैंने मतलब जितने भी आपने जन बुलाए, बहुत इतने सम्मानित लोगों को बुलाया है कि वो बहुत कुछ, उनका जब मैं बायोडाटा देखा तो वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं उनके सामने मतलब बहुत अपने आप को छोटा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि सब लोग इतने ज्ञानी हैं और इतना कुछ उन लोगों ने किया हुआ है, इतना अनुभव है उन लोगों को कि मेरा अनुभव उनके सामने शून्य के बराबर है। मैंने अभी उनके सामने शायद कुछ किया ही नहीं, अभी मेरी स्टार्टिंग का एस होगा और वो लोग इतना कुछ कर चुके हैं, आप सब लोग भी इतना कुछ कर चुके हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये 1 घंटा मेरे लिए हो पाएगा पूरा या नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ बोल पाऊंगी। तो सर ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। कुछ देर पहले भी मैंने सर से यही बोला था कि सर जितने लोग आमंत्रित हुए हैं अभी तक, वो लोग तो भला इतना उनके पास डिग्रीज हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतना उनका काम है, तो अभी मेरी तो सर शुरुआत ही है एक तरीके से, अभी तो बस सीढ़ियां चढ़नी शुरू की हैं। मैं 2 बातें कहूं। जी सर। जिनको श्री मुकेश बहुगुणा जी ने और डॉक्टर भट्ट ने बुलाया इस शो में, 45 लोग आ गए, सब एक से एक थे, 47 हो गए। किसी में किसी प्रकार का दम्भ नहीं था। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, जब रावत जी आए थे, वो गढ़वाल रीजन से रावत जी आए थे जिनको पद्मश्री मिला, मैं आंखों में आंसू थे उस प्रोग्राम के बाद। पेन्यूडी जी आए जिन्होंने मिट्टी के रंग बनाए, और पहला शो जो हमारा हेमंत बिश्री, उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं कही। 1.5 घंटे छत पे डॉक्टर सतीश सालुंके खड़े रहे और 1.5 घंटे उन्होंने शो किया। आशीष नेगी ने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई, जो भी आए, मोहन योगी जी ने, किसी में कोई दम नहीं था।
हमेशा याद रखिएगा, द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। और हमारे कथाओं में बहुत अच्छी बात है कि हनुमान जी को कहना पड़ता था कि आप हनुमान जी हो, आप कर सकते हो। तो भट्ट जी तो उस सिद्धांत के आदमी है जो लोगों को पुश करते हैं कि हाँ कर सकते हो, और वो कर रहे हैं। वही काम मुकेश गोकुला जी कर रहे हैं, वही काम भट्ट जी कर रहे हैं। तो वो अच्छी बात है कि लोग बाग सीख रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ हम आपस में शेयर कर पा रहे हैं चीजें। तो एक शो भट्ट जी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक शो जरूर करिएगा। आपके शिक्षाविद बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, किसी शिक्षाविद को बुला के 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद जरूर जो नई शिक्षा नीति आई है उसके सेलिएंट फीचर्स, कैसे SCRT कैसे सोच रहा है उस पर काम करने के लिए, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ शिक्षा पॉलिसी को पढ़ के। कई सारी नई चीजें मेरे को उसमें देखने को मिली। मैं शुरू में प्रोग्राम में हर किसी को यही कह रहा था कि ये इस शो के बाद हम इस बात पे बात करेंगे सर। जी ठीक है। इस शो के बाद में जब ये ऑफ हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे सर। बताना चाहता हूँ आपको सर, हम एक बात और बताना चाहता हूँ। जो भट्ट जी आप तो यार भट्ट जी आप फ्रीज हो गए। आशीष नेगी हमारे साथ थे। हाँ स्टैचू हो गए। मैं ये कह रहा हूँ सर, आशीष नेगी जी का पैर फ्रैक्चर था उनका जब वो शो कर रहे थे हमारे साथ। बताइए, देखिए सादर आभार यार, उनके पैर में प्लास्टर था। मेहनत से सब इतनी लगन से आते हैं, क्या बात। आशीष को प्रणाम जी, नमस्कार जी। बिल्कुल, वो सब आते हैं, सब शेयर करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है ना। वो जरूर है कि जिसने ज्यादा काम किया होता है उसके प्रति ज्यादा आदर भाव आता है, लेकिन इस शो में हमने सबको बराबर रखा है। कोशिश की है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला उनको ये दोनों बहुत तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में प्रोग्राम फैले और लोग आए। जैसे कल कमलेश स्वामी आए थे, आज भी वो प्रोग्राम देख रहे हैं और कुछ कमेंट भी उन्होंने किए थे बीच में। फरीदा शौक जी हमारी कश्मीर से, देखिए समय निकालती है, इंटरनेट है नहीं है ना, क्या वो ये लेती होंगी, पेन ड्राइव लेती होंगी, उसमें करती होंगी, लेकिन वो लगन है तो लगन है भाई। बहुत अच्छा रहा आपका प्रोग्राम, आपको शुभकामनाएं। पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी सर, आपकी बात सुन के मेरे को जी सर। हाँ बिल्कुल, श्वेता जी के लिए कमेंट किया पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि आप इस जी सर सुन नहीं पा रहे। कमेंट पढ़ लीजिए। आप इस मंच पर मंत्रित हैं, यानी आप एक हैं, यानी कि आप एक कर्मयोगी हैं, न करें, आप उत्तम हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा एक अच्छा मोटिवेशनल। जी बताइए। मेरे ख्याल है भट्ट जी फ्रिज हो गए हैं, तो मैं भट्ट जी की तरफ से और कार्यक्रम के आयोजक नहीं सर, फ्रिज नहीं जब मैं बोलता हूँ आई एम देयर। अरे आपका नहीं आ रही है भट्ट जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू देयर, यू शुड ऑलवेज बी देयर, बट लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो पता नहीं सर, मैं के आयोजकों की तरफ से, भट्ट जी की तरफ से, गिरीश जोशी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे साथ में आई, आपने 1-1.25 घंटा हमारे साथ में दिया, और आपका जो कार्य है वास्तव में बहुत उत्तम कार्य है। बच्चों के साथ सभी शिक्षकों ने भी इसको देखा है और इससे बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिला है। खास तौर से आपने जो आंख बंद करके दुनिया घूमने की जो बात कही, एक अनोखी बढ़िया बात कही। और हाँ मंगला जी बोलिए। हेलो जी, बोलिए भगवान जी, बोलिए सर। आप आ गए हैं, आप खत्म, समापन करिए आप, फिर आप।
हाँ बोगड़ा जी बोलिए। नहीं अब मैं समापन ही कर रहा था, आप आगे, आप समापन करिए, विधिवत आप ही समापन करिए। हाँ नहीं, मैं ये आपकी कहना आवाज नहीं आ चाहता रही थी तो मैंने कहा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है आज मेरे यहाँ। पहले लैपटॉप ने परेशान किया अभी और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं श्वेता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम हम आपके हौसले को देख के तो आपका आभार है, और जोशी सर का आभार, बोगड़ा जी का आभार। कल शाम हमारे साथ 7 बजे शो में होंगे हरियाणा से कला शिक्षक जगबीर सिंह जी। बहुत अच्छे कला शिक्षक हैं, बड़ा नाम है, कला में महारत रखते हैं जगबीर सिंह जी। बहुत बढ़िया। तो जो भी साथी मूर्ति कला के बारे में विशेष जानकारी चाहते हो वो अपने सवाल तैयार रखें। कल जगबीर सिंह जी होंगे, वो बताएंगे कि मूर्तियां कैसे बनती हैं और मूर्तियों का इतिहास क्या समझेंगे, सीखेंगे। कल शाम 7 बजे जगबीर सिंह के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। और श्वेता मैम आपको विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 बाय। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।